8th क्लास जनरल साइंस चैप्टर 7 कंबशन एंड फ्लेम। आज लेके आया हूँ इसका लास्ट पार्ट। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूल क्या है और फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्यूल क्या होता है। Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. हमारे आमतौर जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं फ्यूल्स वो वुड है यानी लकड़ी, चारकोल कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वगैरह। ये these substances are called fuels, इनको हम फ्यूल्स कहते हैं। A good fuel is one which is readily available, एक ऐसा फ्यूल जो हमें हर वक्त दस्तयाब हो। इट इज़ चीप, ये सस्ता भी होना चाहिए। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और ये हवा की मौजूदगी में बिल्कुल आसानी से जलना चाहिए। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इससे हमें बहुत सारी गर्मी हासिल होनी चाहिए। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और जलने के बाद जो पीछे रह जाता है वो कोई अनडिज़ायरेबल या कोई नुकसानदेह चीज़ ना हो। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. Ideal fuel तकरीबन जितने भी फ्यूल्स हैं इनमें से हम किसी को भी आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते, यानी सबसे बेस्ट फ्यूल हम किसी को भी नहीं कह सकते। लेकिन कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं या उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. तो हम किसी ऐसे फ्यूल का जो है इंतखाब कर सकते हैं जिसमें वो उन तमाम ज़रूरियात में से अक्सर ज़रूरियात मौजूद हों, तो उसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। सबसे पहले फ्यूल जो हैं उनकी जो कीमत होती है वो अलग अलग होती है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ फ्यूल्स सस्ते होते हैं बाकी फ्यूल से। जैसे कि आजकल के दौर में सबसे महंगा फ्यूल जो होता है वो है पेट्रोल, लेकिन रेट आज इतनी बढ़ गई है कि आज डीजल ज़्यादा महंगा है पेट्रोल से। सो नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू। तो आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन फ्यूल्स की लिस्ट बनाइए जो फ्यूल्स आप जानते हैं। ग्रुप दम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स इन टेबल 7.3। तो यहाँ पे आप 7.3 एक टेबल दिया गया है, सॉरी हाँ ये 7.3 टेबल है। तो इसमें आपको वो सारे फ्यूल्स जो हैं उनको उनके नाम लिखने हैं, और जो उनमें से सॉलिड फ्यूल होगा वो इस कॉलम में आएगा, लिक्विड फ्यूल इस कॉलम में आएगा, और गैसियस फ्यूल जो है वो इस कॉलम में आएगा। नाउ फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या है। सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। मान लीजिए कि आपको एक पानी का एक बाउल दिया गया है, उसको बॉयल करना है यानी उसको उबालना है। तो आपको जो फ्यूल दिया गया है वो है काउ डंग यानी कि गाय का गोबर, कोयला और एलपीजी गैस। तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, तो आप इनमें से कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे पानी को बॉयल करने के लिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स से ये पूछ सकते हैं कि इन 3 फ्यूल्स में से हम कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करें जिससे ये जल्दी बॉयल हो जाए। डू these 3 fuels produce the same amount of heat, क्या ये तीनों बराबर गर्मी पैदा करते हैं। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its कैलोरीफिक वैल्यू। तो मान लीजिए किसी भी फ्यूल का अगर हम 1 किलोग्राम जला लेते हैं
1 किलोग्राम जलाने के बाद हमें कितनी गर्मी मिलती है या कितनी एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है, वो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट का, जिसको हम कहते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कितनी एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो है वो हम किलो जूल में माप लेते हैं। पर का मतलब है डिवाइडेड बाय किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जलाने से कितने किलो जूल एनर्जी मिलती है, तो उसको हम उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 7.4। यहाँ पे 7.4 टेबल दिया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ फ्यूल्स का नाम दिया गया है इस कॉलम में, और इस कॉलम में उसका कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए काउडंग केक, जो गाय का गोबर होता है, वहाँ से 1 किलो गाय का गोबर जलाने से जो है 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है। इसी तरह अगर हम वुड 1 किलोग्राम जलाएं तो वहाँ से हमें 17000 से 22000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है, गर्मी हासिल होती है। 1 किलो कोयला जलाने से हमें 25000 से 33000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है, हीट एनर्जी हासिल होती है। पेट्रोल 1 किलोग्राम जलाने से 45,000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह केरोसिन जलाने से भी जो 1 किलोग्राम केरोसिन जलाने से 45,000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह डीज़ल का भी यही सेम है, 1 किलोग्राम डीज़ल जलाएंगे तो 45,000 किलो जूल जो है हमें एनर्जी मिलती है। मीथेन गैस जब हम जला लेते हैं तो उसमें से 50,000 किलो जूल एनर्जी हमें हासिल होती है। इसी तरह CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका 1 किलो अगर हम जला देते हैं तो 50,000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है। जब हम LPG जो हमारे घरों में सिलेंडर्स में आता है, जब इसका 1 किलोग्राम हम जला लेते हैं तो 55,000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है। तो बायोगैस जलाने से 35,000 से 40,000 तक किलो जूल एनर्जी हमें हासिल होती है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो हाइड्रोजन जलाने से 1,50,000 किलो जूल एनर्जी हासिल होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन का है। इसी तरह इसके बाद LPG इसका है। इसके बाद जो है CNG 50,000, इसी तरह मीथेन गैस भी 50,000, पेट्रोल केरोसिन और डीजल इनका 45,000 है। इस तरह कोल का जो है वो 25 से 33,000 है। इसी तरह वुड का है 17 से 22,000 तक, और काउडंग जो है ये 6,000 से 8,000 किलो जूल हमें एनर्जी देता है। तो अब एक और टॉपिक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल्स जला लेते हैं तो वहाँ से हमें बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ें मिलती हैं। सो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ये नुकसान हमारे एनवायरनमेंट में कर देता है। क्या है? कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जब हम इन चीज़ों को जला लेते हैं, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, इनसे जो है कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, धुआं जिसको हम कहते हैं, वो निकलते हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जिससे हम इंसानों के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे अस्थमा की बीमारी जैसी जो है इंसानों में लग जाती है। दूसरा जो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड गैस। जब ये पूरी तरह से नहीं जलते, ये फ्यूल्स जब पूरी तरह से नहीं जलते तो वहाँ से हमें कार्बन मोनोक्साइड एक गैस है वो निकलता है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये काफ़ी जहरीला गैस होता है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। बंद कमरे में कोयला नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग होती है। द कार्बन मोनोक्साइड गैस produced can kill person sleeping in that room।
तो यहाँ से जो है अगर कमरे में हम कोयला जला देते हैं बंद कमरे में, तो वहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो उन लोगों को नींद के दौरान ही मार सकता है। So that's why we are advised never to sleep in a room while burning or smoldering coal fire in it. हमें इसी वजह से जो है डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उस कमरे के अंदर नहीं सोना चाहिए जिस कमरे में कोल जल रहा हो। तीसरा जो है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। तो जब भी कंबशन होती है फ्यूल्स की, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके अंदर ये एक खासियत है कि ये गर्मी को ट्रैप कर लेता है। तो जितना हम फ्यूल जलाते जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है बढ़ती जाती है। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उतना ही जो है गर्मी ये ट्रैप कर लेगा, तो जिससे जो है ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़मीन का जो अपना एटमॉस्फेयर है उसका जो है उसमें जो है गर्मी बढ़ने का जो प्रोसेस है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। इससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जो पोलर रीजन्स है हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल में, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो अब पिघलने शुरू हो गए हैं। विच लीड्स टू ए राइज इन द सी लेवल, जिससे समंदर की जो सतह है वो बढ़ती जा रही है। काजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़, जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी समंदर के करीब जो एरियाज़ हैं उनमें अब बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो वो कोस्टल एरियाज़ हैं जो जिनकी जो हाइट बहुत कम है, तो उनके बारे में ये है कि वो नतीजतन पूरी तरह से पानी के अंदर परमानेंटली जा सकते हैं। तो चौथा है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये कोल और डीजल के जलने से पैदा हो जाता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। तो इससे जो है सफोकेशन यानी दम घुटता है, और कोरोसिव गैस यानी जिससे चमड़ी उधड़ सकती है। मोरओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स सॉरी नाइट्रेट्स वहाँ से निकलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर फॉर्म रेन एसिड्स। तो ये जो हैं ये नाइट्रोक्साइड्स और इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जब हवा में चले जाते हैं, जब बारिश होती है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो इस किस्म की जब बारिश होती है तो ये एसिडिक होती है, इसको हम एसिड रेन कहते हैं। सो सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सॉइल। तो ये रेन जो है ये बारिश हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह होती है, हमारी बिल्डिंग्स के लिए भी नुकसानदेह होती है, इसके अलावा जो मिट्टी होती है उसके लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होती है। The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG। तो अब जो है नए नए कानून आ रहे हैं कि और नई नई गाड़ियां भी ऐसी आ रही हैं जिनमें पेट्रोल डीजल के बजाय अब जो है CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट्स। तो अब जो है CNG का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से जो उनके जलने के बाद जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स काफ़ी कम मकदार में निकलते हैं। सो CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल। तो ये सबसे साफ फ्यूल माना जाता है। अब कुछ कीवर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एसिड रेन जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। एसिड रेन यानी जब डीजल और पेट्रोल ये चलते हैं वहाँ से नाइट्रेट्स और सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती हैं, वो
हम बारिश के साथ मिल जाती हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिडिक बन जाती हैं, तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। इसी तरह कैलोरीफिक वैल्यू, यानी 1 किलोग्राम किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम जलने से कितनी एनर्जी हमें हासिल होती है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसी तरह कंबशन हमने कहा कि ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन किसी फ्यूल के साथ रिएक्शन कर लेता है और वहाँ से हमें हीट मिलती है, या हीट एंड लाइट मिलती है, या फिर हीट, लाइट एंड साउंड, ये तीनों मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटाव जो है जिससे जो है हमारा यहाँ एयर पोल्यूशन का जो इशू है वो खड़ा हो गया है, क्योंकि फॉरेस्ट में जितने प्लांट्स होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है वो फ्रेश रहता है। इसी तरह एक्सप्लोजन, जो हमने कहा कि वो ये सबसे फास्ट कंबशन मानी जाती है, जिसमें कोई चीज़ एकदम से जल जाती है, एक साथ जल जाती है, और वहाँ से हमें हीट, लाइट एंड साउंड एक साथ मिलती है। इसी तरह फ्लैम जो मैंने कहा, शोले, जब मोमबत्ती जलती है वहाँ से जो वहाँ जो हमें दिखाई देता है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है, वो है फ्लैम। इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने वाले, तो वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है। इसी तरह जो सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह फ्यूल जो हमने कहा कि कोई भी जलने वाली चीज़ या कोई भी चीज़ जो जलती हो या जिसमें कंबशन हो, उसको हम फ्यूल कहते हैं। सो फ्यूल एफिशिएंसी हमने कहा कि कोई ऐसा फ्यूल जो जिसमें जो सस्ता भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो, और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छा खासा हो, उसको हम एफिशिएंट फ्यूल कहेंगे, या हम कहेंगे कि इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा मैंने कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है फ्यूल्स के जलने से, उससे जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरी तरफ से ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिससे ओवरऑल जो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करता था हमारे इन्वायरमेंट का, तो वो नॉर्मल से बढ़ गया है। तो इस कंडीशन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से अब पोलर रीजन्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो गए हैं। आइडियल फ्यूल हमने कहा कि आइडियल फ्यूल तो कोई है ही नहीं, लेकिन CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आजकल के दौर में आइडियल फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छा खासा है, अवेलेबल भी है, सस्ता भी है। तीसरी जो बात है, इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, और इससे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वो बाकियों के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक आइडियल फ्यूल है। इसी तरह इग्निशन टेम्परेचर, जैसा हमने कह दिया कि किसी भी फ्यूल का वो सबसे कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है, वो उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर माना जाता है। इसी तरह इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी ऐसी चीज़ें जो ज़रा सी चिंगारी से भी आग पकड़ सकते हैं, जिसमें पेट्रोल आता है। इसी तरह वो केरोसिन ऑयल भी इसमें आता है, LPG आता है, CNG, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।